अब मैं वो राज बताने जा रहा हूं कि मोदी क्यों नहीं डिप्टी स्पीकर रख रहे हैं। ये शायद भारत में अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि ये क्यों वो कर रहे हैं। आखिर क्या वजह, डिप्टी स्पीकर रख सकते थे, लेकिन मोदी कर क्यों नहीं रहे। अपोजिशन का अगर रहेगा डिप्टी स्पीकर तो आर्टिकल 95 कहता है कि अगर कोई नो कॉन्फिडेंस स्पीकर के खिलाफ आया तो स्पीकर नीचे बैठ जाएगा और डिप्टी स्पीकर सदारत करेगा उस सदन की, और उसमें फिर वोटिंग होगी। मोदी डर किस बात से रहे हैं कि अगर सदन में स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया और डिप्टी स्पीकर संविधान के हिसाब से वही फिर वो सभापति होगा उस सदन का, तो उस समय इनके हाथ से ये निकल जाएगा, सदन निकल जाएगा। लिहाजा अगर कुछ पार्टियां दूसरी तरफ जा रही हैं तो मोदी रोक नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ा खतरा है मोदी को, और यही नहीं, राज्यों में भी ये खतरा है। लिहाजा मोदी ने ये प्रिंसिपल बना लिया है कि डिप्टी स्पीकर का पद नहीं रखेंगे, और रखेंगे तो विपक्ष को नहीं देंगे, क्योंकि आर्टिकल 95। माफ करें बीच में करो, देखिए हर दौर में विपक्ष की का डिप्टी स्पीकर रहा है, और गठबंधन की सरकार 2004 से 9 भी थी, 9 से 14 भी थी, वाजपेयी की 98 में भी थी, 99 में भी थी, 96 में भी थी। मेरे पास पूरी लिस्ट है कि हर वक्त डिप्टी स्पीकर विपक्ष का रहा है, चाहे करिया मुंडा रहे हो जब यूपीए 2 की सरकार थी, डिप्टी स्पीकर बीजेपी के रहे हैं, ये लोग बीजेपी के रहे हैं जी, बीजेपी वही मैं कह रहा हूं, बीजेपी के रहे। बीजेपी उस समय ऐतराज नहीं किया, उस समय जबकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, तब करिया मुंडा, सूरज भान, ये सारे लोग थे बीजेपी के। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि खुद जब पद लेना होता है तो बीजेपी अपोजिशन की दुहाई देके डिप्टी स्पीकर अपना बनाता था, उस जमाने में जब इसके पास बहुमत नहीं था। लेकिन जब आज बहुमत आ गया है तो डिप्टी स्पीकर की संस्था को ही खत्म कर रहा है। ये इसके पीछे लबोलुआब है। हाँ, तो अब जब हर दौर में, वही पूरी लिस्ट है मेरे पास पिछली 7-8 लोकसभा में, हर दौर में बीजेपी के जब अपोजिशन में बीजेपी थी तो उनके स्पीकर रहे, चाहे सूरज भान, आपने सही नाम लिया, सूरज भान से लेकर मल्लिकार्जुन, पीएम सईद, चरणजीत अटवाल, फिर करिया मुंडा, शिवराज विखे पाटिल रहे हैं, जी शिवराज पाटिल भी रहे 2090 से 91। नहीं, ये दूसरे शिवराज विखे पाटिल, ये दूसरे पाटिल है जो बीजेपी के थे, वो भी रहे हैं। हाँ, 1990 से 91 जब चंद्रशेखर और बीपी सिंह वाली सरकार थी उस दौर में, नरसिंह राव के पहले। तो अब सवाल उठता, हर दौर में ये परंपरा रही है, तो इनको, मोदी को ही क्यों डर लगता है कि चीजें कंट्रोल में रहे। और 2019 से लेकर 24 तक भी डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा। राजनाथ सिंह फोन करते मल्लिकार्जुन खड़गे को कि सर्वसम्मति से चुनाव होना चाहिए, और सर्वसम्मति की भी परंपरा रही है। तो दो सवाल उठते, एक, ऐसा नहीं है कि पहले 2 टर्म स्पीकर नहीं रहे, बलराम जाखड़ 2 टर्म स्पीकर रहे, बाकी मेरे ख्याल से सब 1 टर्म रहे, लेकिन बलराम जाखड़ 2 बार रहे। यहां ओम बिरला क्यों चाहिए, एक सवाल, क्योंकि लगातार बात आ रही है ओम बिरला स्पीकर पद पर रहते हुए जिस ढंग से माइक म्यूट किया गया, जिस ढंग से विपक्ष ने आरोप लगाया उनकी आवाज दबाने का, विपक्षी सांसदों को संसद से बाहर सस्पेंड करके बाहर फेंकवाने का या बाहर करने का, तो ओम बिरला क्यों चाहिए, एक सवाल है। और दूसरा, आखिर किसी भी तरह की परंपरा को न निर्वाह करने वाला प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात क्यों कर देता है कि सर्वसम्मति से देश चलता है, बहुमत से तो सरकार चलती है। अजीत जी, शायद वो हम लोग उस परंपरा को मारिए गोली, वो संविधान का वो नहीं कर रहे हैं। संविधान के प्रावधान है, ये चीख चीख के कह रहे हैं। आर्टिकल 93 चीख चीख के कह रहा है कि देयर शैल बी 2 persons elected by the house, one as a speaker and other as deputy speaker। ये हाउस की जिम्मेदारी है। आखिर ये संविधान को ठेंगे पे रख रहे हैं मोदी जी। इसको, ये इस परंपरा को मारिए गोली। परंपरा तो बाद में आएगी। आप डिप्टी स्पीकर 5 साल बिना डिप्टी स्पीकर रखे चलाए हैं, और वो डिप्टी स्पीकर जो आर्टिकल 94, 95 के तहत जिसके सेपरेट पावर्स है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अच्छी बात कही थी डिप्टी स्पीकर के पद का जब चर्चा चल रहा था, तो उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है कि जब स्पीकर, मान लीजिए वो किसी कारण से इस्तीफा देता है, जो भी कारण हो, तो वो इस्तीफा राष्ट्रपति को नहीं देगा, वो डिप्टी स्पीकर को देगा। और डिप्टी स्पीकर को इस्तीफा देना है तो स्पीकर को देगा, जबकि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता है तो वो देते हैं राष्ट्रपति को।
फिर आगे बताया उन्होंने क्यों ये व्यवस्था की गई है कि हाउस ने चुना है इन दोनों, लिहाजा ये हाउस के प्रति जवाबदेह हैं, लिहाजा जब इस्तीफा देंगे तो हाउस को देंगे, अब हाउस को इंडिविजुअल मेंबर को तो दे नहीं सकते, इसीलिए दो व्यक्तियों की व्यवस्था है कि स्पीकर होगा और डिप्टी स्पीकर होगा, और स्पीकर अगर इस्तीफा देगा तो वो डिप्टी स्पीकर को देगा, और डिप्टी स्पीकर उसमें राष्ट्रपति कहीं नहीं आता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये सब कहीं नहीं आते हैं, ये बहुत क्लियरली उन्होंने कहा था। मतलब कि कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है डिप्टी स्पीकर रखना, ये आदमी देश का प्रधानमंत्री उस कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सप्रेस प्रोविजन को ठेंगे पे रख रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। डिप्टी स्पीकर भी बीजेपी से बना दें तो क्या चीज नहीं, डिप्टी स्पीकर एक चीज है, तब फिर आप ये नहीं कहेंगे कि साहब स्पीकर परंपरा देश के कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन कह करिए आप, तब देश के नाम संदेश जो दे रहे हैं आप कि आप विपक्ष को कंस्ट्रक्टिव वो रोल होना चाहिए, क्यों एक तरफा ही होना चाहिए, विपक्ष आप जो कहे वो माने ताली बजाए तो कंस्ट्रक्टिव होगा, मतलब कि आपको पहला काम प्रोटेम स्पीकर में करना था, उसमें डाली मार दी आपने और चुनौती देकर डाली मारी कि क्या कर लेगा तू, तेरे पास 233 मेंबर है तो तू समझता है कि मैं डर गया हूं। ये जो सड़क छाप एक प्रवृत्ति होती है लड़ने की, ये वो वाली प्रवृत्ति है जिसमें कि आप ये कह रहे हैं कि क्या कर लोगे, अब नहीं करेगा वैसे ही करेंगे। सही कर यहाँ पे एक चीज और भी बताएं कि डिप्टी स्पीकर एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी का डर जो है वो ये है, क्योंकि ये ऐसे शासक जो होते हैं वो डरते बहुत है, तो उनका डर ये है कि अगर डिप्टी स्पीकर हमने दे दिया अपोजिशन को तो खतरा ये होगा कि कल स्पीकर के न रहने पे सदन उसके हाथ में होगा, और स्पीकर न रहे इसके लिए विपक्ष अपना एक 1/10 होता है, उसके लिए कोरम, उससे लेके अविश्वास प्रस्ताव लाके इनको पद से हटा के, मतलब उस समय जो नियम होता है उसके हिसाब से स्पीकर आके कुर्सी पे बैठ जाएगा, अपने नीचे बैठ जाएगा और वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतदान में नहीं करेगा, लिहाजा डिप्टी स्पीकर उस समय सदन का मालिक होगा। मोदी जी को इसका डर सता रहा है, इसलिए वो नहीं रखने जा रहे हैं। जहां तक इसका सवाल है, ये अगर पार्लियामेंट्री कन्वेंशन आप फॉलो करेंगे तो वो आधे पे थोड़ी होगा, आप डिप्टी स्पीकर से फॉलो करेंगे और फिर ये घूम घूम के नहीं कहेंगे कि जनता चाहती है कि अपोजिशन कॉन्स्ट्रक्ट देश के विकास में आगे आए। आप ये ड्रामा ना करिए, क्योंकि वो तो आप ही ने डिप्टी स्पीकर न देके किया है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, और ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन आज का नहीं है। अंग्रेजों ने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था और उसके तहत असेंबली बनाई, तो उस असेंबली में पहली बार 1921 में स्पीकर का वो हुआ कि प्रक्रिया शुरू हुई, और ये तब से चल रहा है। उसी को अडॉप्ट किया गया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, और फिर भारत के जब अपनी सरकार बनी तो उसमें भी इसका अनुपालन किया गया। तो अगर स्पीकर का चुनाव नहीं चाहते हैं तो आपको भी तो वो कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। सही बात है। और उसमें इंटरेस्टिंग देख रहा हूं, चूंकि लिस्ट हमने निकाली डिप्टी स्पीकर की, तो जब 77 का वो दौर था, 1977 का इमरजेंसी के बाद, जब इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंका इमरजेंसी के बाद सारे दलों के संगठन ने और मोर्चे ने, जनता पार्टी ने, और उसके बाद कितना बिटरनेस इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में था, दुनिया जानती है। जनता दल के नेताओं के साथ इंदिरा गांधी की कितनी बिटरनेस थी, जेल जाना और सारी कहानियां उस दौर में हुई। उस वक्त भी मैं देख रहा हूं, विजयवाड़ा से एक सांसद थे जी मुरारी, जो विजयवाड़ा के सांसद थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो डिप्टी स्पीकर बने। तो उस दौर में उस दौर में जब इतनी बिटरनेस थी, तब भी आप अपोजिशन के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पद देने की परंपरा को संसद ने और प्रधानमंत्री ने निर्वाह किया। लेकिन ये प्रधानमंत्री 2019 से 24 तक खाली रखते पद, और 24 में अब जब विपक्ष के 234 सांसद चुनकर आए तो उसके बाद भी हो सकता है कल परसों ऐसा हो, लेकिन एक मिनट, जेपी नड्डा का एक बयान आ रहा है कि कर्नाटक में स्पीकर भी विपक्ष का, डिप्टी स्पीकर भी विपक्ष का, ये कांग्रेस का दोहरा मानदंड। ये तो गजब है। आप कर्नाटक से एग्जाम्पल उठा के लाए और यहाँ लोकसभा का जो एग्जाम्पल पड़ा हुआ है 30 सालों का, वो एग्जाम्पल आपको नहीं दिख रहा है 40 सालों का। आप कर्नाटक का एग्जाम्पल लेके आ रहे हो। भाई, आपकी पार्टी के सूरजभान से लेकर और करिया मुंडा तक यूपीए 2 में, यूपीए उसके पहले
सूरज भान थे 96 से 97 में, हर दौर में ये विपक्ष के नेता रहे, बीजेपी और अकाली दल और डीएमके के। तो आपको ये नहीं दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि कर्नाटक में दोनों उनका अपना है। नहीं, वो तो ये है कि हम ऐसे ही करेंगे, तुम क्या कर लोगे। अच्छा, हाँ, एक जो आपकी चिंता है वो दूसरी है, बहुमत में है। तो बहुमत में है तो अब जो परंपरा रही है पार्लियामेंट की कि भाई हमने डिमांड किया कि इस पे लॉबी डिवीजन कराइए, इस पे मतदान कराइए, हम नहीं मानेंगे। जैसे किसान बिल में नहीं माना, चिल्लाता रहा पूरा विपक्ष, यही ओम बिरला थे, यही राज्यसभा सभापति थे, और नहीं माना आपने। जैसे राज्यसभा सभापति की जगह डिप्टी सभापति थे, उपसभापति जो पत्रकार भी रहे, और नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं हो गया पास हो गया। तो आप ये सब करेंगे, लेकिन इस करने की कीमत जनता की नजरों में होती, वो आपको समझ में नहीं आएगी। फिर सिंह साहब, फिर एक अपडेट दे रहा हूं। चूंकि होता क्या है कि चैनल्स को जो आता है ऊपर से, हिरेन जोशी नाम के सज्जन पीएमओ में बैठते हैं और बीजेपी के जो लोग मीडिया मैनेजमेंट देखते हैं, एक लिस्ट आ गई होगी कि कौन कौन स्टेट हैं, तेलंगाना से लेकर, दिल्ली से लेकर, कर्नाटका से लेकर, केरला से लेकर, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद सेम पार्टी के पास है, मतलब सत्ताधारी पार्टी के पास है। चैनलों पर यह चलने लगा। लेकिन सवाल तो यह है कि आप लोकसभा में हैं, लोकसभा की बात करिए पहले कि लोकसभा में क्या परंपरा रही है और कैसे विपक्ष के डिप्टी स्पीकर बनते रहे और उस पर कोई विवाद नहीं रहा है। नहीं, मध्य प्रदेश में पूरे टाइम स्पीकर नहीं रहा, बिना स्पीकर के चला, डिप्टी स्पीकर ने चलाया। आप लेकिन लोकसभा से ही तो इन संस्थाओं को, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है, यहीं से वो जाता है ना। यहां से, यहां जो आप आचरण करते हैं, यहां जो लोकसभा को उदाहरण आप कर्नाटक से देंगे? दुनिया में ये नहीं हुआ है कि राज्य के जो लेजिस्लेचर है उसका उदाहरण आप लोकसभा के लिए थे। ये तो उल्टा होता है कि लोकसभा का जो आचरण है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन का, यहां से जो चीजें निकलती है वो जाती है बाकी राज्यों में और वहां पर उदाहरण दिया जाता है। बेशर्मी कितनी है कि आप किसी कर्नाटक का, किसी का आंध्र प्रदेश का, इन सबों का उदाहरण देके आप लोकसभा में जस्टिफाई कराना चाहते हैं। तो ये मोदी का टिपिकल एरोगेंस है। तो अब सवाल उठता है कि जेपी नड्डा के इस बयान से, जो उन्होंने भी कहा है, जो आज तक मैं सामने देख रहा हूं कर्नाटक का एग्जांपल देते हुए, उससे ये बात साबित हो रही है, ऐसा लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को बीजेपी नहीं देने जा रही है, और हो सकता है खाली रहे जैसे 2019 से 24 तक रहा, या हो सकता है बीजेपी अपना कोई डिप्टी स्पीकर पद पर भी बिठा दे। अब पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि मोदी जो करते हैं वो वही जानते हैं, थोड़ा बहुत अमित शाह जानते होंगे। लेकिन चूंकि बहुत सारे नए दर्शक जुड़े होंगे अभी, सिंह साहब एक बार फिर से इस डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर या विपक्ष को नहीं देने को लेकर क्या इतनी बड़ी चिंता या क्या इतना बड़ा डर है मोदी को कि जो 40 साल से होता रहा और उसको बदलना चाहते हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। आर्टिकल 93 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसे ही नया सदन बनेगा उसमें 2 लोग चुने जाएंगे। मैं उसको एक बार दोबारा पढ़ के सुना दूं ताकि हमारे व्यूअर्स उसको फिर से। हाँ, ये आर्टिकल 93 है, इसका शीर्षक है द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ये इसका शीर्षक है आर्टिकल 93 का। द हाउस ऑफ द पीपल शैल एज शून एज मे बी choose 2 members of the house to be respectively speaker and deputy speaker thereof। मतलब कि जैसे ही नया सदन चुनाव होके आएगा तो जो पहला काम करेगा वो 2 व्यक्तियों को हाउस चुनेगा। कौन कौन? स्पीकर एंड डिप्टी, और शैल लिखा है, ये वॉलंटरी नहीं है, आपको चुनना ही होगा। पहला। दूसरा बताते हैं, अगला प्रावधान है कि स्पीकर कभी अगर इस्तीफा देगा तो डिप्टी स्पीकर को देगा और डिप्टी स्पीकर देगा स्पीकर को। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ये इसलिए कि हाउस ने उनको चुना है, राष्ट्रपति ने नहीं। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति अगर स्पीकर को इस्तीफा देना है तो वो डिप्टी स्पीकर को देगा, क्योंकि वो सदन के प्रति दोनों जिम्मेदार हैं।
और चूंकि इंडिविजुअल को दे नहीं सकते सारे मेंबर्स को, तो इसलिए वो डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर अगर देगा इस्तीफा तो स्पीकर को। यहां पे एक चीज और है, पूरे संविधान में अकेला डिप्टी स्पीकर का, स्पीकर के बारे में कहीं नहीं लिखा है कि उसके पावर्स क्या होंगे, लेकिन 95 अगर आप देखें तो शुद्ध रूप से लिख रहा है पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर, और ये कह के उसने कहा है कि उसके ये पावर होंगे। ये स्पीकर के लिए नहीं लिखा है। कितनी अपरिहार्यता है डिप्टी स्पीकर का पद रखने की। लेकिन इस देश के मोदी रिजीम में, इस लोकसभा में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, हाउस ऑफ द पीपल है, उसमें 5 साल बिना डिप्टी स्पीकर के ये सदन चला है। ये एरोगेंस नहीं तो क्या है? ये हमें अपने व्यूअर्स को बताने की जरूरत थी, और वो फिर से वही प्रक्रिया करने जा रहे हैं। डर क्या है इनको कि अगर विपक्ष को गलती से भी हमने दे दिया, और कल इस विपक्ष ने, क्योंकि संख्या है उसके पास, कल इनके खिलाफ स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया, जिसके लिए 54 आदमियों की जरूरत होगी। अगर वो लाता है तो जिस दिन ये उस पर बहस होगी और मतदान होगा, वो मतदान में स्पीकर नीचे बैठा होगा एक साधारण मेंबर की तरह, और डिप्टी स्पीकर पद पे होगा। मोदी को उस दिन का खतरा है कि उस दिन हाउस इनके हाथ में नहीं रहेगा नचाने के लिए। इसलिए मोदी कभी नहीं रखेंगे डिप्टी स्पीकर विपक्ष का, क्योंकि वो खतरा बड़ा होगा। और उस समय अगर पलट गई कहीं बाजी, और उस समय कोई और भी ऐसे दल हैं जो कि वोट दे दिए, तो आप काला सफेद नहीं कर पाएंगे जो आप अपने स्पीकर के रहते हुए कर सकते हैं। इसलिए डिप्टी स्पीकर का एक खतरा, एक डर बताए इसके अलावा, और ऐसे फंक्शनैलिटी में और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने के मामले में इसके अलावा। हाँ, देखिए, डिप्टी स्पीकर खुद में अपने आप में स्पीकर का ही मतलब कि जब स्पीकर नहीं रहेगा तो स्पीकर काम करेगा। अब ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें स्पीकर, क्योंकि वो भी नेता होता है, सच पूछिए तो स्पीकर नहीं है, उपलब्ध नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, उस समय ये सदन मोदी जी के हाथ में नहीं होगा। उस समय सदन की जो पूरी प्रक्रिया और स्पीकर की जो रूलिंग होगी वो ओवर रूल नहीं होती है। इसलिए अगर कोई रूलिंग दे दिया तो वो ओवर रूल नहीं हो पाएगी। इसलिए मोदी को डर है कि हमारे इस सिस्टम में, और मोदी जैसे जितने भी शासक होते हैं, ये उनका हमेशा डर रहता है कि कोई भी कड़ी कमजोर न छोड़ो वरना ये ढह सकता है। तो मोदी जिस तरह के शासक हैं उसमें वो, जैसे कि ओम बिरला को क्यों लाएंगे, प्रूवन लॉयल्टी है। आपने देखा किस तरह ओम बिरला ने अपने को 5 साल कंडक्ट किया, किस तरह राज्यसभा सभापति ने कंडक्ट किया। तो आज कोशिश यह है कि मोदी जी को दिखाए कि साहब हुजूर आप आदेश तो करिए, करना क्या है, सिर्फ आप एक इच्छा बता दीजिए, फिर देखिए हम कैसे करते हैं। ये पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है, ये पूरा जो मिनिस्टर्स है, आज क्या हालत है उन मिनिस्टर्स, कैबिनेट क्या वाकई कैबिनेट है? तो हकीकत यह है कि इस तरह के यूनिक लीडरशिप गवर्नमेंट में आप इससे ज्यादा मोदी से उम्मीद भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से व्यूअर समझ गए होंगे कि और आखिरी इसमें और वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों पर टिके। एक मुश्किल तो ये भी है ना कि आपके दो घटक दल हैं, वो बहुत आम है कि उनकी बैसाखी है। तो आप ये भी देखना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज संसद में संतुलन कहीं खराब हो तो आपके पास स्पीकर आपके पक्ष का होना चाहिए। ये गुरूर और ये परवर्टेड गुरूर, असल में हर गुरूर परवर्टेड होता है, वो होता है दूषित होता है। ये गुरूर जो है ये परवर्टेड गुरूर की पराकाष्ठा है। और इसमें ये दोनों जिनकी बैसाखियों पे आ रहे हैं, कई बार आपको छोड़ चुके हैं, नायडू भी छोड़ चुके हैं आपको 2018 में एन चुनाव के 1 साल पहले, तो नायडू भी छोड़ चुके। इसके बावजूद दरअसल ये साइकोलॉजिकल एक होता है जिसमें कि ये गुरूर खुद अपने आप एक बीमारी है, और अगर वो काफी ज्यादा हो जाए तो उसको संभालना मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से अब ये 5 साल जो आगे होंगे उसमें ये खूब दिखाई देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई चल रही है, फैसला, सुनवाई नहीं, हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। ईडी की अर्जी पर हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। जैसे खबर आएगी कोशिश करेंगे इनके से आपको फिर जोड़ें
और चूंकि हाईकोर्ट का ये फैसला एक दिन पहले आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो भी सुप्रीम कोर्ट की तल्खी जो दिखी उसके बाद, तो उस पर भी नजर होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब, और दर्शकों को शुक्रिया भी। नमस्कार।